तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी 2025 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, उसका संपूर्ण हल भी आपको बताया जाएगा। हमसे क्वेश्चन पेपर में 2 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों खंडों में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो 2 खंडों में पूछा जाएगा, खंड का और खंड खा। ठीक है, तो खंड का हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। आप देख सकते हैं खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। ठीक है, इसमें हमसे 5 बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 2025 में हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बहुविकल्पीय के रूप में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो परीक्षा गुरु, इंदुमती या वाग्धारा, साहित्य और समाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 वाग्धारा। ठीक है भैया, जो नीले पेन से लिखा है वही क्या है, उत्तर। अब इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। खंड का में भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसमें भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका नहीं है? आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण और सरस्वती। तो कौन सी नहीं है इसमें? सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, अशोक के फूल निबंध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, दूसरा ललित, तीसरा ऐतिहासिक और बुद्धि प्रधान, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर गा हो गया। अब इसमें घा में देख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? ठीक है, तो जीवन, निबंध, आलोचना और उपन्यास। तो आलोचना इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अंगा में क्या रहेगा? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। ठीक है, किस रचना की ये विधा है? तो डायरी, स्मरण, यात्रा वृत्त और आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2, जो कि कुछ इस प्रकार है। देख लीजिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में भी 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरे में भी 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 1943, 1951, 1959 और 1976 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1951 इस भी। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन, रूप में वर्णन, इतिवृत्तात्मकता और सौंदर्य एवं प्रेम, श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या रहेगा? मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत है। ठीक है, प्रेमांबु प्रवाह, त्रिपथगा, ठीक है, लहर और आंसू, है ना? तो दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। घ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगा में देखते हैं, चिंतामणि की गद्य विधा है। कौन सी है भैया? नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध, चौथा करेक्ट ऑप्शन। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसमें क्या दिया रहेगा? मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक जो गद्यांश दिया रहेगा, इसमें इससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनका हमें उत्तर देना है। ठीक है, जो ये 10 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है तो 10 अंक का ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट गद्यांश हम देख लेते हैं, और गद्यांश कैसे लिखा जाता है उसका रामबाण तरीका मैं बता दूं आपको। तो जो गद्यांश होता है उसको लिखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछ ले, पाठ 1, 2 और 3, आप तीनों पाठों को एक बार पढ़ें। याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, तीनों पाठों को एक बार पढ़ें। ठीक है, और पाठों के नाम को याद करें, और उन पाठों को किसने लिखा है उनके भी नामों को आप याद करें। जैसे मान लीजिए आपने पहला पाठ पढ़ा है, ठीक है, और पहले पाठ का कहीं से भी उठा के वो जो है आपको गद्यांश पैराग्राफ उठा के दे, है ना? अब कैसे पता चलेगा? तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक है, तो पहले पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो उससे रिलेटेड शब्द इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जिससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये पहले पाठ का है।
ठीक है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है भैया, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़िए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी की क्या है? पुत्र हैं। आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप पाएं, ठीक है, इस प्रश्न पर आप पहुंचे तो क्या करें? सबसे पहले मात्र एक बार इस गद्यांश को आप पढ़ लें। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। इससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, कि इस गद्यांश के जो ऊपर पैराग्राफ गद्यांश दिया है, इसके पाठ का क्या नाम है, ये किस पाठ से लिया गया है, वो पाठ किसने लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आप जब इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें व्याख्या कैसे करना है इस गद्यांश का, मैं आपको दिखा दूं। आपको क्या करना है, ऐसे आप 2 लिखकर व्याख्या लिख दीजिए। उसके आगे लिखिए कि प्रस्तुत रेखांकित में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर? निवास करने वाले मनुष्य, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य दूसरा अंग है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि धरती पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र की दूसरी भुजा है। यहाँ पर अंग था, ये देख लीजिए, यहाँ पर अंग था तो हमने क्या कर दिया? भुजा कर दिया। ठीक है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मैंने क्या लिखा है कि धरती और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र के स्वरूप के बारे में सोचना भी क्या है? नामुमकिन है। यहां पर क्या था कि पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, राष्ट्र का इमेजिन भी क्या है? असंभव है, नामुमकिन है। ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही क्या है? राष्ट्र का स्वरूप संपादित का मतलब निर्माण है। ठीक है, और आगे हमने क्या लिखा है कि धरती हमारी माता है और लोग सही मायने में धरती के क्या है? पुत्र हैं। ये देख लीजिए, पृथ्वी हमारे क्या है? यहाँ पर क्या था कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। ठीक है, ऐसे आपको उसमें नीचे हेडिंग के तरीके से ये जो है लाइन खींची हुई मिलेगी। अच्छा, जिनको ये इतना भी नहीं आता है वो कैसे लिखें? तो जिन इतना भी नहीं आता है तो वो क्या करें कि यहाँ से सीधे यहाँ तक वो यहाँ से उठाएं। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। संपादित का मतलब निर्माण होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। आप इतना उतार देना अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ में उत्तर को हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए भैया, आप इसमें पढ़िए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना, और हमें इसका 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, है ना, इसी पैराग्राफ में है भैया। आगे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही सरल है कि पृथ्वी और जन, ये देख लीजिए, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित है। जन के कारण ही क्या है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो पृथ्वी और लोग मिलकर, ठीक है, जन का मतलब हुआ लोग, मिलकर दोनों राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। संपादित का मतलब हुआ निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो हम पैराग्राफ में देखेंगे, देख लीजिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है ना। इसका उत्तर हमें तुरंत मिल गया। आप देख लीजिए कि लोग, है ना, जन को लोग कहो या जन लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में हमसे क्या पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कि दिए गए पद्यांश
पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के क्या हैं, उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया हुआ है और इस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको इसलिए करा देता हूं। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा होता है, वो मैं आपको जो है दिखा देता हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो देख लीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है, इस पर आधारित हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका संदर्भ ये रहा, आप ऐसे एक करके लिखिए, फिर यहाँ डालिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी के अनुताप, ठीक है, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, आवर अथवा करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि शीर्षक कैकेयी के अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है भैया, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका व्याख्या बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या। कवि कहते हैं कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है, जन्म जन्मांतर से मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है, जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। उसने धर्म का विचार छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, व्याख्या हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि जन्म जन्मांतर से मेरे प्राण यही सुनते रहे हैं कि रघुकुल की रानी को स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। ठीक है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जन्म दिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहेगा कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्यों चिल्ला उठी। ठीक है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी। भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, ऐसी माता को सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है, आपको लिखना कैसे है कि यहाँ लिखा है निज निज जन्म, यहाँ आखिरी में क्या लिखा है, लाल की माई। अब हम ऊपर करते हैं इसको थोड़ा। आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लिख दीजिएगा कि निज जन्म, और यहाँ लास्ट में लाल की माई, है ना। उसके बाद आप ऐसे संदर्भ लिखना। ठीक है, ये तरीका आपको अच्छा ना लगे तो आप इस तरीके से लिखिए, उसके बाद सभी प्रश्नों के आप उत्तर दें। ठीक है भैया, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में हमसे क्या पूछता है, आप देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या का में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80। ठीक है, अधिकतम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आप 80 शब्दों से अधिक ना लिखें। ठीक है, बिल्कुल ना लिखें। तो 2025 में कौन से लेखक का साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 इंपॉर्टेंट है ना, ये आप 2 करके जाइएगा, इसमें से आपको एक मिल जाएगा, आपको पेपर में जरूर दिखेगा। अगला क्या है देख लेते हैं, और प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ही खा है। तो इसमें क्या लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है ना। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का में क्या था कि लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, और खा में कवि का।
ठीक है, कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट कवि के साहित्यिक परिचय हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और तीसरा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आप जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा दो तैयार कर लीजिएगा, यही दोनों आपको, इन दोनों में से आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसका हल कहाँ है ना? जयशंकर प्रसाद आपने लिखा है तो इसका साहित्यिक परिचय कहाँ पर है ना? आपने इसको सॉल्व नहीं कराया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इन तीनों का, और ऊपर जो 3 लेखक हैं और नीचे ये 3 कवि हैं, मैं सभी का अगर साहित्यिक परिचय लिखूंगा भैया, तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं ये जितने इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताया है, इन सभी साहित्यिक परिचय के वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, आप वहीं से जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या रहेगा, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। तो अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है, जो कि हमसे कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। ये देख लीजिए, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर क्या है, प्रकाश डालिए। ठीक है, अच्छा 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है हमसे? तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, है ना? मैं इसमें 100% लिखता हूं, मैं इसमें 100% लिख देता हूं कि यही आएगा। ठीक है, इन दोनों में से तैयार कर लीजिए, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भैया, जो कि हमसे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई आप एक जरूर तैयार कर लें, है ना? और इन दोनों का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 7, जो कि कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, 80 शब्दों में हमें देना है, जो कि हमें यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है ना? श्रवण कुमार कांड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चारित्रिक चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपको ये तैयार कर लेना है ना? इससे बाहर नहीं आएगा। ये श्रवण कुमार का चारित्रिक चित्रण का हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जितने प्रश्न के उत्तर मैंने नहीं लिखा है इस वीडियो में, तो मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। अन्यथा आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ठीक है, और जैसे पंचलाई कहानी का सारांश बाई टी दीपक एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जाता है? तो भैया खंड का खत्म हो गया और खंड खा शुरू होगा। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये जो प्रश्न पत्र होगा वो हमसे 2 खंडों में पूछा जाएगा, खंड का और खंड खा। खंड का को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का, इसमें हमें संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 7 नंबर में हमसे पूछा जाता है, खंड का और प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है, तो हम गद्यांश को देख लेते हैं। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचम सिद्धांतान पंचशीलमित नामना स्वशिष्यान् शास्त्र अस्म एत स्वयं शब्दः अधुना तथयो स्वीकृतः इमे सिद्धांता कर्मेण योम संत अहिंसा सत्यम अस्तेयम अप्रमादः ब्रह्मचर्यम। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछता है? क्वेश्चन में कोई 2 दिया रहता है जिसमें एक करना होता है। आप देख सकते हैं 2 दिया है जिसमें अथवा करके दिया है, जिसमें एक करना रहता है। किसी एक का क्या है? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ को देख लेते हैं सबसे पहले। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या अवतरित है या उद्गृत है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द अब वैसा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। अब देख लीजिए, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी न करना। ठीक है, अप्रमादः ब्रह्मचर्य। तो ये हमारा हो गया खंड खा का प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है,
अब देखते हैं खा में क्या पूछा है हमसे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 के खा में निम्नलिखित इस श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 के का में गद्यांश था और इसमें पद्यांश है, पद्यांश या श्लोक। ठीक है, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप सुभाषित रत्नान नामक पाठ है, बस आप उस पाठ के श्लोकों को पढ़ के जाइए, है ना, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आप वही पाठ पढ़ लीजिए बस। ठीक है, इसमें मैं 100% की जरूर आएगा, है ना। कौन से पाठ? सुभाषित रत्नान नामक पाठ से। ठीक है, तो इसमें ये श्लोक है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ठीक है, ये श्लोक दिया हुआ है, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो पहले हम संदर्भ को देख लेते हैं। ये रहा संदर्भ। यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? दूसरा क्या हमसे पूछा गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, की जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के चर्चा बीतता है। ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन, वो अपने समय को बर्बाद करते हैं, चा मूर्खाणाम, जो मूर्ख होते हैं, निद्रया, नींदों में, कलहेन वा, और बुरे शौकों में। ठीक है, तो इसका कुछ इस प्रकार अनुवाद हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहां पर लिखिएगा हिंदी अनुवाद। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौक में या सोने में, लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या 9 में हमसे क्या पूछता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्नोत्तर संख्या 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो 4 दिया होता है 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, पहाड़ टूट पड़ना, पानी पानी होना, अंगूठा दिखाना, हाथ पीले करना। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट हैं जो 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से मैं एक आपको कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसमें हमसे क्या कहता है कि किसी एक का अर्थ लिखिए और अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में क्या करना है, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ क्या हो गया कि अत्यधिक मुसीबत में आना। जो बहुत मुसीबत में होते हैं, कहता है ना, तो कहते हैं लोग कि उनके घर मानो पहाड़ टूट पड़ा है। वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट लिखा है। तो राम के पिता की मृत्यु से उनके परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक है, किसी भी है ना, गांव में ही ले लो, अगर किसी के घर ऐसा हो जाता है कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है ना, या किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो क्या है, मानो उनके घर पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर संख्या 10। इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 10, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 10, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमने एक अपठित गद्यांश लिया है, इसके उत्तर को कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होता है। मैत्री से सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं। मित्र एक ऐसा सखा है, गुरु तथा माता है जो सबके स्थान को पूर्ण करता है। ठीक है, अब इससे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, है ना। तो इसके शीर्षक को हम देख लेते हैं। इसका शीर्षक होगा मित्र। हमें यहाँ से 5 नंबर मिलेगा, है ना। 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा और 2 नंबर इस प्रश्न से मिलेंगे और 2 नंबर इस प्रश्न से मिलेंगे। ठीक है भैया, हमें यहाँ से टोटल 5 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य कैसा प्राणी। तो थोड़ा हम इस अपठित गद्यांश को देख लेते हैं। तो आपको पहले शुरू में ही मिल जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उत्तर हमें तुरंत मिल गया। तो आपको क्या लिखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मित्र किस किस
के स्थान की पूर्ति करता है। आप देख सकते हैं कि गुरु तथा माता है ना, इन सब के स्थान को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मित्र एक ऐसा सखा है जो गुरु तथा माता के स्थानों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 10 समाप्त हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। ये देख लीजिए, प्रश्नोत्तर 11 का। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, जैसे अंश और अंश। एक अंश का अर्थ हो गया कंधा और दूसरे अंश का अर्थ हो गया हिस्सा। ठीक है भैया, अगला देख लेते हैं। दूसरा दिया है, इसमें 2 दिया होता है ना, आप देख सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा, इसमें 2 दिया होता है। तो दूसरा क्या है, सकल और सकल। इस सकल का अर्थ हो गया संपूर्ण और इस सकल का अर्थ हो गया अंश। ठीक है, संपूर्ण और अंश। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा। ठीक है, का देख लिया है, का हो गया है, अब खा देख लेते हैं। जैसे ऐसे 4 दिए रहेंगे, किसी एक शब्द को ले लेना है। ठीक है, सिर्फ एक का ही देना है और हमें यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 अर्थ लिखेंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर मित्र हमने समझाने के लिए एक का लिख दिया है। ठीक है, ये दूसरा का लिखा है मित्र। मित्र के 2 अर्थ साथी, दोस्त, है ना, सहपाठी, ऐसे लिखना रहता है। तो हमें यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, 2। ठीक है भैया, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा। ये प्रश्नोत्तर संख्या 11 का हो गया, खा हो गया और गा में हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या करना रहता है कि वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, कम जानने वाला। कम जानने वाले को क्या कहते हैं, अज्ञानी या निरक्षर या अशिक्षित, या कम जानने वाले को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। दूसरा क्या है, इसमें 2 हमसे पूछे होते हैं, तो दूसरा है जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु, शत्रुहीन, मित्रवान या श्रेष्ठ मनुष्य। तो अजात शत्रु। ये यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है। ठीक है, अजात शत्रु। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ही घा में हमसे क्या पूछा गया है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, तो मान लीजिए 11 का घा कर रहे हैं, तो 11 का घा कर लिख के आपको नीले पेन में ऐसे कौन सा इसमें कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आप मान लिया हमने दूसरा किया है तो ऐसे दूसरा करके और ऐसे लगाकर इसका हम उत्तर लिख देंगे। ठीक है, हमें ना ये लिखना है ना ये लिखना है, ये चारों में से कोई नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ हमें प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिखना है, 11 का घा, और हमें ऐसे 2 करके यहीं पे ऐसे नीले पेन से 2 करके, ठीक है, इसका उत्तर दे देना है। 11 का घा, ये देख लीजिए, 11 का घा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर दिए, शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो एक मैंने करके आपको बताया है, मेरे को पुस्तक चाहिए। ठीक है, तो इसको शुद्ध करेंगे तो मुझे पुस्तक चाहिए। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 12। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 में हमसे क्या पूछा रहता है, आप देख सकते हैं, है ना, 12 के का में रस पूछा रहता है, खा में अलंकार पूछे जाते हैं और गा में छंद पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में कौन से जो है रस आ सकते हैं, तो श्रृंगार रस अथवा करुण रस। ठीक है, आपको करुण रस जरूर देखने को मिलेगा, आप इसको तैयार करके जाना। का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, अथवा करके दिया है, आप श्रृंगार रस, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप श्रृंगार रस लिखें या करुण रस लिखें। ठीक है, 2 में से कोई एक करना रहता है, तो हमने आपको श्रृंगार रस करके बता दिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे श्रृंगार रस, लक्षण, यहाँ पर डालेंगे लक्षण। आप परिभाषा भी डाल सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, लक्षण लिखें या परिभाषा लिखें, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिए क्या लक्षण पूछा हुआ है ना, लक्षण पूछा है तो आप लक्षण ही लिखें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर अच्छा ही होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर डालेंगे लक्षण। नायक नायिका के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, नायक नायिका को, हीरो या हीरोइन के चित्त का अर्थ हुआ दृष्टि में रति, रति का अर्थ हुआ प्रेम। ठीक है, दृष्टि में प्रेम नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब क्या होता है, श्रृंगार रस प्राप्त। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कभी कहता है, कहत कहता है, नटत नहीं करती है ना, कोई प्रेमी या प्रेमिका है जो नहीं करती है, रीझत
वो रिसियाती है, खिजत वो खिसियाती भी है, मिलत मिलने की चेष्टा भी करती है, और खिलत वो खिलती है, प्रफुल्लित होती है, और लज्जात इसमें वो लज्जा भी है, इसमें उसको लज्जा भी आती है। ठीक है, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। इसका अर्थ हो गया कि भरे भीड़ में दो नायक नायिका या प्रेमी प्रेम का, तो भरे भीड़ में दोनों लोग आपस में आंखों ही आंखों से बात करते हैं, जिसको भरे भीड़ में आंखों ही आंखों से बात करते हैं जिसको किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, इसमें इन अथवा करके दिया है करुण रस। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पष्टीकरण क्या हुआ है ना, स्पष्टीकरण भी बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर में हमसे इसका लक्षण और एक उदाहरण पूछता है ना। हम लक्षण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और जब एक उदाहरण देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका ये लक्षण का हमें 1 नंबर मिल जाएगा, और जब एक उदाहरण देंगे तो इसका भी 1 नंबर मिलेगा। हमें यहाँ प्रॉपर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। आप इसमें स्पष्टीकरण में ना बाजें, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इसका पहले ही वीडियो बना रखा है जिसमें स्पष्टीकरण सहित हमने बताया है। ठीक है, तो मैं जितने बातें कर रहा हूँ कि मैंने वीडियो उसका बनाया है, तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, आप जाके वहां से स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जितना बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है उस प्रकार हमने लिखा है। ठीक है, आपको स्पष्टीकरण नहीं लिखना है, क्योंकि जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है भैया। तो ये हमारा उदाहरण, ये हमारा लक्षण और उदाहरण हो गया। अब हम अथवा में क्या है करुण रस, तो हम करुण रस को भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये 2 ऑप्शन मिलता है कि श्रृंगार और शांत रस। ठीक है, तो मान लिया हमें श्रृंगार रस नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि 12 का ऐसे डाल के यहाँ पे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का यहाँ पर नीचे अथवा लिख देना है, फिर अथवा वाला जो प्रश्न पूछा रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, बंधु विनाश, बंध वियोग और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या होगा? बंध विनाश, मान लीजिए किसी के भाई का पूरा विनाश हो जाए, बंध वियोग, भाई से कोई बिछड़ जाए, है ना, सदैव के लिए, और प्रेमी के सदैव के लिए, कोई प्रेमी या प्रेमिका है वो सदैव के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे हो, ठीक है, बिछड़ जाने से करुण रस प्राप्त होता है। अभी इसके उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, है ना, पूरी तरीके से हम समझ जाएंगे। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये क्या कह रहे हैं कि सीता जी कहती हैं कि ये जो प्यारा मधुकर प्यारा, सैनी माने सोने का, मृग, ठीक है, तो ये सीता जी कहती हैं कि ये सोने का जो मृग है वो बहुत ही प्यारा है ना, और वो श्री रामचंद्र जी से उसका शिकार करने को कहती हैं। तब श्री रामचंद्र जी उस मृग का शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद जब कुटिया में लौटते हैं तो सीता माता को नहीं पाते हैं, और नहीं पाने के बाद जब वो कुटिया पर पहुंचते हैं तो वो सीता माता को वहां नहीं पाते हैं, तथा वो व्याकुल हो उठते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो करुणा से भर जाते हैं, ठीक है, उनके आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब अगले प्रश्नोत्तर संख्या पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा। 12 के का में हमसे रस पूछा गया था, खा में हमसे अलंकार पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है, अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार अथवा में करके हमें और दिया रहेगा, है ना। मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है, हम ये पढ़ के नहीं गए हैं, तो हम श्लेष अलंकार को कर सकते। तो ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये जरूर छपेगा, है ना, मैं इसकी गारंटी देती। अनुप्रास और श्लेष आप 2 ही करके लेके जाएं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं अनुप्रास अलंकार में करके आपको बता दे। अनुप्रास अलंकार लक्षण लिखेंगे, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक ही वर्ण, जैसे हम मान लें राजा में एक वर्ण देखना है, वर्ण का मतलब हो गया अक्षर, तो एक अक्षर हम राजा में इसको जा को हटा दें तो ये क्या होगा, सिर्फ एक अक्षर बचा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वर्ण मतलब अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, मतलब वो अक्षर बार बार आए। ठीक है, तो वही क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो हम इसमें देख लेते हैं, एक ही अक्षर है वो बार बार आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार है, अगर नहीं आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये रा देख लीजिए, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 और यहाँ पर 5 बार। ठीक है, तो ये बार बार आया है एक ही वर्ड, तो रा की बार बार आवृत्ति हो रही है, रा अक्षर बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें अनुप्रास अलंकार नहीं आ रहा है तो श्लेष अलंकार लिख देंगे। ठीक है, किस प्रकार लिख देंगे
यहाँ हम पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, 12 का खा लिख देंगे, फिर लिखेंगे अथवा, फिर लिखेंगे श्लेष, फिर इसका हम उत्तर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होता है तब वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब एक शब्द, ठीक है, यहाँ शब्द की बात हो रही, अक्षरों के समूह को शब्द कहते। जैसे एक में हम का को दबा ले तो ये क्या हो गया, एक अक्षर हो गया, और इन दोनों को मिला दे तो क्या हो गया, एक शब्द हो गया। तो शब्द एक ही बार आए, प्रयुक्त मतलब आए होता है ना, या प्रयुक्त होता है, किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होता है। ठीक है, शब्द एक ही हो लेकिन उसका जो अर्थ हो उस शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकले। तो हम उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, एक शब्द एक ही बार आए, ठीक है, प्रयुक्त मतलब आए, किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों। तो ये शब्द पानी शब्द एक बार आया है और अभी इसके 3 अर्थ निकलेंगे। ठीक है, पानी का मोती से क्या कनेक्शन है पहले समझ लेते हैं। जिस मोती का पानी उतर जाता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, और एक पानी का मनुष्य से क्या संबंध, जब लोग झगड़े होते हैं तो कहते हैं ना कि तुम कितने पानी में हो हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो ये मनुष्य से भी प्रयुक्त होता है। पानी चूने से क्या अर्थ है, तो चूने में जब तक पानी नहीं बढ़ेगा चूने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ना इसको हम खा सकते हैं ना इसको हम दीवार में लगा सकते हैं जब तक इसमें पानी नहीं पड़े। अगले प्रश्न को हम देख लेते। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा में हमसे क्या पूछता है, सोरठा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण। इसका हल हमने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इस सोरठा और चौपाई, है ना, जितने भी छंद हैं इन सब का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, है ना, और आप जरूर देखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोरठा आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको सोरठा जरूर देखने को मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, ये 2 तैयार कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में हमसे क्या पूछा रहता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 में हमसे पत्र पूछता है कि कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप। ऐसे 2 पत्र दिए होते हैं अथवा में करके, है ना, दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। जो आपको समझ में आए वो आप एक लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13। ठीक है, इस 2025 के बोर्ड एग्जाम कौन से इंपॉर्टेंट पत्र रहेंगे, तो समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। पहला इंपॉर्टेंट तो ये है, और ये ऋण प्राप्त हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र 1 to 100% यही छपेगा। ठीक है भैया, आप इसको करके जाइएगा। आप मात्र हमारे कहने से यही कर लीजिए और 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन कहाँ है, तो मैं लल्ला आपको फिर बता दूं कि जितने प्रश्न हैं तो सिर्फ प्रश्न ही नहीं है ना, ऑलरेडी इसका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर इसमें सारे पत्र लिखते, सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। सो इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, इसलिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी प्रश्न हैं आप प्रश्न को नोट करिएगा, और जैसे ऋण प्राप्त है तो बैंक के शाखा प्रबंधक का आवेदन पत्र बाय टी दीपक एजुकेशन, आपको तुरंत ये पत्र आपके सामने आ जाएगा और आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 में हमसे क्या पूछता है, किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखो। निबंध लेखन आता है ना, तो मैं आपको बता दूं 5 निबंध दिए रहते हैं जिनमें से हमें कोई एक पर अपनी भाषा शैली में क्या है, निबंध लिखना रहता है। तो मैं आपको 5 बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप ये 2 तैयार कर लीजिए। ये तो भैया छपेगा ही छपेगा। अच्छा, पर्यावरण, ये जो निबंध होता है वो 3 से 4 पेजेस में लिखेंगे तभी हमें 9 नंबर मिलेगा। तो ये 9 नंबर का होता है, लेकिन 3 से 4 पेजेस में हमको लिखना रहता है। ठीक है, अगर 3 से 4 पेजेस में हम नहीं लिखेंगे तो हमें 9 में 8 या 8.5 नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसको लिखना कैसे है, इसका मैंने प्रॉपर अच्छे ढंग से बताया है। आपको याद नहीं करना है ना, रटना नहीं है। आप कितना रटोगे, ठीक है, समय भी टाइम भी आपके पास नहीं बचा है तो आप कितना रट सकते हो। ठीक है, बाकी भी सब्जेक्ट आपको तैयार करने होंगे। सो इसलिए मैंने इसका एक ट्रिक बताया है, निबंध लेखन का एक ट्रिक बताया है, फिर कोई भी निबंध लेखन आ जाए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 100% ये तो आएगा ही भैया, है ना, ये तो आएगा ही आएगा। मैं बताने को तो 5 इंपॉर्टेंट निबंध बता सकता था, है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप 2 में से कर लीजिए और इन्हीं 2 में से आप पूछे कि एक कौन सा करे, तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। और इन दोनों के वीडियो का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही प्रॉपर ढंग से हमने जो है बताया है कि निबंध कैसे लिखा जाता। ठीक है भैया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बताए हुए प्रश्न नहीं फंसे तो आप आके अपना सब्सक्राइब रिटर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।